अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ़्ते अपन बात करेंगे कि हिंदुस्तान को जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक बल्कि और ज़्यादा मज़हबों का जो गहवारा है, या हिंदुस्तान जो मुल्क है जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग अलग अलग मज़हब के और अलग अलग तहज़ीब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पे इस मरतबा हम बात करेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा अब एक नया और एक मज़हब पैदा हुआ है, वो है अंधभक्त। अंधभक्त की जब बात आती है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बोलना ज़रूरी ये है कि अंधभक्त ऐसा है कि जो कोई चीज़ को देखना नहीं चाहता, सिर्फ उसकी नज़र में यह है कि भगवान मोदी है और शैतान मुसलमान है। ये चीज़ पे अमल करते हुए आप देखिए हर किस्म से फ़िरका परस्ती के माहौल को फिर से दोबारा वापस लाने की कोशिश हो रही है। जहाँ हिंदुस्तान माशी परेशानी से गुज़र रहा था, अब कोरोना की लपेट में आके गुज़र रहा है। आप देखिए ये भक्त कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो लोग ये समझते हैं कि बर्तन बजाने से कोरोना भाग जाता है या दिया जलाने से कोरोना भाग जाता है, बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि भक्त लोग ये समझ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से मोदी कोरोना पे भी फतेह पा लेंगे। आलमी सतह पे अगर हम पैमाना मेजर करेंगे तो हिंदुस्तान तीसरे नंबर पे आ गया है। तो भक्त लोग तो ये भी तैयारी में लगे हैं कि हिंदुस्तान को अब ब्रॉन्ज मेडल मिलने वाला है। तो अगर ऐसा ब्रॉन्ज मेडल देखेंगे तो थोड़े दिन में सिल्वर मिलेगा, फिर गोल्ड की नज़र कैटेगरी में भी आ जाएंगे। तो बहरहाल मोदी, जहाँ तक मोदी साहब का ताल्लुक़ है, अगर देखेंगे तो ये हमटी ढमटी जिस एतबार से मुल्क को ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भक्त लोग ना 15 लाख की बात करेंगे, ना 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात करेंगे, नोटबंदी की बात नहीं करेंगे, जीएसटी की नाकामी की बात नहीं करेंगे। पेट्रोल को अगर देखेंगे तो पेट्रोल 80 रुपये फ़ी लीटर हो गया है, बल्कि 80 से तजावुज़ कर गया है। तो इसमें अगरचे के इंटरनेशनल लेवल पे इसकी कीमत सिर्फ $43 है, जबकि यूपीए के टाइम पे $140 की कीमत पे जब भी पेट्रोल 80 रुपये नहीं हुआ था। लेकिन अब भक्त लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर एतबार से ये कोशिश में लगे हुए हैं जो काम अच्छा होता वो मोदी की तरफ से होता, जो बुरा काम होता वो कहीं ना कहीं ला के मुसलमानों के सर पे थोपने की एक कोशिश हो रही है। खैर, जो अच्छा वाक़या पेश आए इस हफ़्ते वो ये है कि राफ़ेल के तैयारे हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। लेकिन राफ़ेल के तैयारों में भी अगर आप देखेंगे तो बात यह है कि सिर्फ एक हिंदू अखबार का एक सर्वे रिपोर्ट आई है, जिसमें एन राम के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सिर्फ राफ़ेल के स्कैम को उजागर करने के लिए हिंदू अखबार को अपने इश्तिहारात से महरूम होना पड़ा। तो ऐसे कैटेगरी के लोग हर किस्म से मोदी हुकूमत ये कोशिश करे कि सहाफ़त को भी दबाया जाए। अब राफ़ेल तैयारे आ गए तो भक्त लोग का ये दिमाग में ये गुमान है कि वो अब हिंदुस्तान चाइना से लड़ने के लिए तैयार है। अगरचे कि आप 45 ऐप्स को बंद कर दिए हैं, लेकिन ठीक है, माशी एतबार से या तिजारती एतबार से आप चाइना पे पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान चाइना का मुकाबला कर सकता है? ऐसा लग रहा है। बाज़ अहम ओहदों पे फ़ायद लोगों से इस हफ़्ते बातचीत हो रही थी, तो उसमें ऐसा मालूम हो रहा था कि पूरी तैयारी ये हो रही है कि अक्टूबर के महीने के आसपास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से फिर से दोबारा ये कशीदगी बढ़ेगी, और हो सकता है कि कारगिल की तर्ज पे या लिमिटेड वॉर की तरह पे हिंदुस्तान और चाइना अगर आमने सामने एक दूसरे के सामने आते हैं तो जब राफ़ेल तैयारों को इस्तेमाल किया जाएगा। अब जहाँ तक चाइना की बात है, अगर आप देखेंगे तो चाइना का मसला ऐसा है कि चाइना जो आगे बढ़ा है, गलवान वैली की जो बात है, वहाँ पे अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में जो सबसे ऊंचा मुकाम या हिंदुस्तान की सरहद का आखिरी मुकाम जो है वो डीबीओ जिसे कहते हैं, डीबीओ है कि दौलत बेग ओल्डी नाम से वहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन का प्लेन उतरने का हवाई अड्डा है। तो वहाँ पे अगर चाइना गलवान वैली पे कब्ज़ा करता है तो वहाँ पे उसके बाद शाइलॉक रिवर और काराकोरम पास के पास से वहाँ पे अगर रास्ते को मुनक़ता कर देते हैं तो फिर हिंदुस्तान की रसाई डीबीओ यानी दौलत बेग ओल्डी के पास जाने की रसाई हमारी कट जाएगी। तो बहरहाल इस मामले में ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ होके लिमिटेड वॉर की बात आ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए, बल्कि चाइना के लिए भी
ये कोई अच्छी बात नहीं है। दोनों ममालिक का अच्छा खासा नुकसान होगा। अगर हिंदुस्तान का सर कटता है तो चाइना की नाक तो ज़रूर फूट जाएगी। लेकिन अक्लमंदी ये है कि होश से काम लेना चाहिए। सबसे अच्छी बात इसमें और एक जो सामने आई है कि जिस तरह चाइना पे सख्ती की जा रही है हिंदुस्तान की जानिब से, उसमें जो बहुत बड़ा एक अच्छा स्कैम जो निकल के आएगा वो रहेगा कि मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया की जो बात आई थी कि मोदी हुकूमत की जानिब से जो एक स्कीम लॉन्च की गई थी, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ थे जो अपना इंडस्ट्री को बंद करके, या बिजनेसमैन ऐसे थे जिसका ज़्यादातर ताल्लुक़ या तो गुजरात और राजस्थान से था, वो लोग जाके चाइना से माल ला रहे थे। तो इंडस्ट्रीज़ को बंद किया गया है और चाइना से आसानी से माल ला के यहाँ पर डबल या ट्रिपल मुनाफा कमाने की जो कोशिश हुई थी, उसको चाइना के माल को मेड इन इंडिया की बात, या मेड इन इंडिया का या मेक इन इंडिया का जो लेबल लगाया गया था, वो स्कैम भी एक बाहर आ सकता है। तो अब देखना यह है कि किस तरह हम आगे बढ़ते हैं। और अच्छी चीज़ हो सकती है कि हिंदुस्तान और चीन के कशीदगी को अगर हम कम कर सकें, बजाय इसके कि लिमिटेड वॉर हो या फुल फ्लेज वॉर तो हो नहीं सकती, लेकिन इसमें एक और चीज़ ये आ सकती है कि चाइना और हिंदुस्तान के ताल्लुक़ात अगर फिर मामूल पे आ जाते हैं, इसलिए कि कई साल पुराने ताल्लुक़ात चीन और हिंदुस्तान के रहे हैं तिजारती एतबार से। अगर ये दो बड़े मुल्क लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक का नुकसान होगा। दूसरी अहम बात जिस पे मैं बात करना चाह रहा था वो है कि अगस्त का महीना आने वाला है। अब अगस्त में देखिए, आज अगर हम बात करेंगे तो दो तारीख़ जो जहन में आते हैं, वो एक है 5 अगस्त को, जहाँ पे राम मंदिर का संग बुनियाद रखने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या जाने वाले हैं। या हो सकता है कि शिवसेना की तजवीज़ पे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी संग बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे, पहल करेंगे। दूसरी बात आती है कि 15 अगस्त, जब 15 अगस्त आती है हर साल, उसके बाद गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हो, पुलिस की इंटेलिजेंस हो, हर किस्म की जो भी सुराग रसान एजेंसी हो हमारे, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से टेररिस्ट हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले हैं। हो सकता है कि बम फोड़ेंगे, हो सकता है कि इंटरनल सिक्योरिटी को या इंटरनल पीस को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। जब आपको इतनी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मेरा मानना ये है कि आप जब इतनी इन्फॉर्मेशन जमा कर सकते हैं तो फिर इनके आने को ही रोक क्यों नहीं लगाते। होता ये कि 10 अगस्त के बाद 2, 4, 5 मासूम हिंदुस्तानी मुसलमानों को पकड़कर उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी किस्म से मुंह पे एक मास्क उड़ा के टेररिस्ट का नाम दे के उन्हें अरेस्ट किया जाता है, या उन्हें ये अरेस्ट करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान की जानिब से मुसलमान आके हिंदुस्तान में ये दहशत फैला रहे थे। तो हर साल का ये एक रूटीन अमल बन गया है, जो हर साल की तरह इस साल भी फिर अखबारी इत्तलात के बमूजिब 300 से 500 टेररिस्ट हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले। अब ये होते या नहीं होते इसका इल्म तो नहीं है, अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि 2 से 5 या 10 मासूम हिंदुस्तानी मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है टेररिज्म के नाम पे। तो अगर जब राम मंदिर की बात आई तो मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि राम मंदिर का मसले को लेके पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रही है। जब राम मंदिर की बात आई तो बाबरी मस्जिद की भी बात करना ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगा इतनी बात ज़रूर है कि आज का जो जनरेशन, जो लोग ज़िंदा हैं अभी, वो लोग यकीनी तौर पे ये देखे थे कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, किसी ने राम मंदिर को नहीं देखा। अभी जो जनरेशन ज़िंदा है वो राम मंदिर को नहीं देखा। लेकिन जब बाबरी मस्जिद की बात आई तो आप देखिए कि बाबरी मस्जिद की साजिश, जो शहीद करने के पीछे जो साजिश थी, उसके पीछे क्या हाथ था। पीवी नरसिम्हा राव वज़ीर आज़म थे। पीवी नरसिम्हा राव के जो राइट हैंड मैन थे वो थे चंद्रस्वामी, जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद से था। उसके बाद उस वक्त पद्मनाभैया साहब जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनका भी ताल्लुक़ हैदराबाद से था। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर थे विजय रामाराव साहब, वो भी, उनका भी ताल्लुक़ हैदराबाद से था। तो ऐसे ही बात अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद की अगर बात आती है तो वहाँ हैदराबाद का ताल्लुक़ आना ज़रूरी हो जाता है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी अगर बनती थी तो वो भी हैदराबाद में ही करी थी। तो जब ऐसे साजिशों से हमें होशियार रहना ज़रूरी है। राम मंदिर की बात आई थी,
اس کے بعد بابری مسجد کی بات آئی تھی، لیکن فی الوقت حیدرآباد میں یا تلنگانہ میں جو چیز زیادہ گرم مسئلہ گھوم رہا ہے، عوام کے بیچ میں جو چیمے گوئیاں شروع ہو گئی ہیں یا لوگوں میں جو تشویش بڑھ گئی ہے، اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو سیکریٹریٹ کی 2 مساجد کی شہادت کی بات ہے۔ ہر پارٹی، چاہے وہ کانگریس ہو یا تیلگو دیشم ہو یا چھوٹے اور نئے جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ہر پارٹی مساجد اور 2 مساجد اور 1 مندر ڈھائے جانے کی بات کے اوپر سیکریٹریٹ پہ اپنا واویلا مچائے ہوئے ہے، لیکن ٹی آر ایس کی جو کار ہے اس کا سٹیئرنگ ہاتھ میں رکھنے والی جو چھوٹی حلیف جماعت ہے شہر کی، وہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کوئی ابھی ری ایکشن نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کافی حد تک پریشان ہیں۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جس میں جو حلیف جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آنے پر، اگرچہ کہ مجلس کا ہی ایک بغل بچہ ہے یونائٹڈ فورم جس نے تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن سیاسی جماعت جب تک منہ نہیں کھولے گی اس وقت تک اور پریشر نہیں بڑھے گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسجد شہید ہو جاتی ہے اور جماعت خاموش بیٹھتی ہے؟ اس میں لوگوں کی تشویش اور زیادہ بڑھتے جا رہی ہے۔ کہاں تک اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ یا لوگوں کے جذبات کو کہاں تک آپ یا پیمانہ کب لبریز ہوتا ہے، یہ دیکھنے کی صبر کا امتحان لے رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے۔ اب بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کی جو نیا ڈیزائن منظور کیا گیا ہے سیکریٹریٹ میں، اس میں مسجد کا جو مقام ہے وہ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو ان سب حالات میں سیاسی جماعت کی جانب سے خاموش بیٹھنا لوگوں کی تشویش میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، چونکہ عید آج ہی ہم عید منائے ہیں، تو عید کے تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں میں جو خاص طور پہ غیر مسلم میں جو مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے لوگ یہ بتانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ عید قربان یا عید الاضحیٰ جو کس لیے ہم مناتے ہیں، یہ تو لوگوں کو زیادہ نہیں معلوم ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں یا خاص طور پہ غیر مسلم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گائے ہندو ہے اور بکرا مسلمان ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہر آدمی، ہر عام شہری، ہر عام مسلمان کو یہ بات اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ قرآن اگر آپ کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد اگر پہلا چیپٹر، سورہ فاتحہ کو اگر آپ فورورڈ کی طرح لیتے ہیں تو پہلا چیپٹر 114 سوروں میں پہلا سورہ سورہ بقرہ کے نام سے ہے، اور جو سب سے طویل سورہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کا جو لیڈر سورہ جسے کہتے ہیں یا قیادت والا سورہ جسے کہتے ہیں، وہ سورہ بقرہ ہے۔ تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے نان مسلم بھائی کو یہ بتائے کہ قرآن میں بھی جو پہلا چیپٹر ہے وہ شروع ہوتا ہے کاؤ کے نام سے یا گائے کے نام سے۔ تو یہ بتانے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ جو مس انڈرسٹینڈنگ یا فرقہ پرستی کا زہر گھولا جا رہا ہے اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ہر مسلمان کو آگے آنا چاہیے، اور اس قسم کی جو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے ہر آدمی کو پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ کی جب بات آئی، تلنگانہ کے مساجد کی بات آئی یا سیکریٹریٹ کی مساجد کی بات آئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کی بھی بات کرنا ضروری ہے۔ تو میں اس ہفتے جو واقعہ پیش آیا اس میں یہ ہوا کہ حاجرہ بیگم نام کی ایک خاتون جو پرانے شہر کے وٹے پلی علاقے سے جس کا تعلق ہے، وہ گئی تھی دبئی اپنی ملازمت حاصل کرنے کے لیے۔ دبئی میں جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو وہ حاملہ ہونے کی وجہ سے انہیں دوبارہ واپس بھیج دیا گیا۔ تو جب واپس آ رہے تھے تو 10-12 دن وہ دبئی ایئرپورٹ پر، اب جو فلائٹ چونکہ ریسٹرکٹڈ فلائٹ موومنٹ ہونے کی وجہ سے وہ 10-12 دن ایئرپورٹ پہ اپنی زندگی گزاری۔ اس میں آپ دیکھیے کہ وہاں پہ تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب جو سامنے، بلکہ آندھرا پردیش کی میں یہ کہوں گا، اس لیے کہ وہاں پہ حاجرہ بیگم جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، ان کو کھانا دینے والی کے سجاتا تھی جو آندھرا پردیش سے اب موجودہ آندھرا پردیش سے ان کا تعلق تھا، اور یہ دونوں لوگ اپنی بھائی چارگی یا اپنی تیلگو ریاستوں، جو سسٹر ریاستیں کہتے ہیں تیلگو ریاستوں کو ابھی، تو اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کی اپنی مدد کرتے ہوئے کھانا کھا لیتے ہوئے رہ گئے۔ اور شاردا نام کی ایک لڑکی، وہیں پہ ایک اور ایک خاتون جن کا تعلق تلنگانہ سے تھا، اس نے جب معلوم ہوا کہ حاجرہ بیگم حاملہ ہے تو وہ اس نے انتظام کیا
کہ ان کی گود بھرائی کی رسم بھی وہاں پہ کی گئی، اور جب واپس آنے کے لیے جو مدد ہونی تھی، ممکنہ مدد جو کر سکتی تھی، وہ مدد کر کے فلائٹ میں بٹھا کے انہیں حیدرآباد تک بھی بھیجانے کا انتظام کیا۔ تو یہ ہوتی ہے گنگا جمنی تہذیب یا ہندو مسلم بھائی چارگی کی جو بات آتی ہے۔ تو میں یہاں پہ تلنگانہ کو بلکہ آندھرا پردیش کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ ابھی بھی ہندوستان میں ہندو مسلم کلچر ایک یکسانیت ہے، شیر اور شکر کی طرح مل کے رہتے ہیں، لیکن اس میں فرقہ پرستی کو گھولنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، ایسے پارٹیوں سے ہندو کو بھی اور مسلمان کو بھی، بلکہ ایس سی ایس ٹی بی سی اور ہندو مسلم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ہندوستان کو یا بھارت کو بچا کے رکھ سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی فکر و نظر پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔